हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 42 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड इसमें से रहेगा। इसमें आपका रहेगा एडजॉर्प्शन मेथड। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए आप दो मेन मेथड्स याद रख सकते हैं। एक तो आपका एडजॉर्प्शन मेथड रहता है, दूसरा आपका एयर परमिएबिलिटी मेथड रहता है। दूसरा कौन सा है? एयर परमिएबिलिटी मेथड। इस मेथड के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। अभी बात करते हैं एयर एडजॉर्प्शन मेथड के ऊपर। एडजॉर्प्शन मेथड में क्या रहता है, इसमें आपका गैस या फिर जो भी लिक्विड सोल्यूट रहता है, ठीक है, इसमें गैस या लिक्विड सोल्यूट है, इसका जितना अमाउंट पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है, पाउडर सैंपल में जितना भी अमाउंट जो है वो एड्जॉर्ब होगा एंड एक मोनोलेयर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? एक मोनोलेयर फॉर्म करेगा। वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपका पाउडर है, पाउडर के ऊपर जो भी अमाउंट ऑफ गैस, अगर हम गैस यूज़ कर रहे हैं तो गैस, अगर हम लिक्विड सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विड सोल्यूट जितने अमाउंट में एक मोनोलेयर फॉर्म करेगा, सो वो मोनोलेयर का जो अमाउंट है वो आपका सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो आपकी गैस यूज़ कर रहे हैं, गैस कौन सी इसमें यूज़ की जाती है। तो गैस इसमें आइदर नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है या फिर आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। ये दो नाम इसमें आपको गैसेस में याद रखने हैं। इसके अलावा एडजॉर्प्शन मेथड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ क्वांटासॉर्ब। क्वांटासॉर्ब इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के ऊपर भी बनते हैं। ये आपका सरफेस एरिया के ऊपर क्वेश्चन था। इसके अलावा पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, जिसमें आपके मेनली आपको चार मेथड जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसमें आपका माइक्रोस्कोपी आ जाता है, आपका सीविंग आ जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपी, सीविंग, देन थर्ड सेडिमेंटेशन आ जाता है, एंड देन कॉल्टर काउंटर यानी कि कंडक्टिविटी मेथड जो है वो आ जाता है। ये चार मेथड इसमें आपको पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखना है आपको, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हैं ये वाले चार मेथड जो भी मैंने आपको बताए। इन चारों मेथड के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपी मेथड। माइक्रोस्कोपी मेथड में आपकी साइज रेंज आपको याद रखनी है। साइज रेंज इसमें होती है 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन्स। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? इसमें आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ इसमें किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं? इसमें आपका एक फेरेट डायमीटर मेज़र किया जाता है, फेरेट डायमीटर। देन मार्टिन डायमीटर इसमें यूज़ होता है। देन इसमें प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है। ये तीन टाइप्स के डायमीटर्स जो हैं वो इसमें किस में यूज़ होते हैं? माइक्रोस्कोपिक मेथड में, जिसमें इंस्ट्रूमेंट आपका रहता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। देन दूसरा मेथड इसमें मैंने आपको बताया सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है? इसमें 50 से लेकर के 1500 माइक्रोन्स जो है वो आपकी साइज रेंज रहेगी। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? इसमें आपका मैकेनिकल शेकर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ होता है मैकेनिकल शेकर। देन थर्ड मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में आपका पार्टिकल साइज रेंज रहती है 1 से लेकर के 200 माइक्रोन तक। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन मेथड में। इसमें एंडरसन पिपेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। एंडरसन पिपेट, जो कि आपका किस पे बेस्ड है? ग्रेविटी सेडिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। सेडिमेंटेशन बेस्ड है ये इंस्ट्रूमेंट।
सो इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर क्वेश्चन बनता है सेडिमेंटेशन के ऊपर कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, एंडरसन इंस्ट्रूमेंट। एंड इसमें ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपका ग्रेविटी सेडिमेंटेशन पे बेस्ड है। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि इसमें मेज़रमेंट किस चीज़ की जाती है। तो इसमें आपका स्टॉक्स डायमीटर जो है वो मेज़र किया जाता है। स्टॉक डायमीटर इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है। देन फोर्थ मेथड इसमें आपको मैंने बताया काउंटर काउंटर, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट है। मेथड का नाम है इसमें कंडक्टिविटी मेथड। ठीक है, मेथड है कंडक्टिविटी। साइज रेंज इसमें 0.5 से लेकर के 500 माइक्रोन्स रहती है। इंस्ट्रूमेंट इसमें काउंटर काउंटर या फिर रोएको या फिर हायक की इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया जाता है। अब इसमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो मेज़र की जाती है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर इसमें मेज़र किया जाता है। तो ये बेसिकली आपके 4 इम्पॉर्टेंट पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं। तो इन सभी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंटली बनता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 दिया गया है, यहाँ पे आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स दिए गए हैं। कॉलम 2 में आपके डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अल्कलॉइड्स दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में ट्रिप्टोफैन जो है वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए। किसके लिए? इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल रहता है ट्रिप्टोफैन। देन आता है ऑर्निथिन। सो ऑर्निथिन जो है वो आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल रहता है। देन आपका टायरोसिन। टायरोसिन जो है वो आपका आइसोकिनोलिन अल्कलॉइड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। एंड लाइसिन जो है, लाइसिन इज फॉर पाइप्रिडीन अल्कलॉइड्स। लाइसिन किसके लिए है? पाइप्रिडीन अल्कलॉइड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। जबकि एंथरनेलिक एसिड जो है वो आपका क्यूनोलिन अल्कलॉइड्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये सारे के सारे स्टार्टिंग मटेरियल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअली भी इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सो दे आर ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टिंग मटेरियल जो है हर एक अल्कलॉइड कैटेगरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अभी हम करेक्ट आंसर देखते हैं। सो हमारा जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन दैट इज़ ऑप्शन ए, वो आपका मैच कर रहा है इंडोल अल्कलॉइड्स दैट इज़ नंबर 2 के साथ में। सो ए विल मैच विथ 2। सो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन है ऑर्निथिन जो है वो आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड का स्टार्टिंग मटेरियल है। सो वी विल मैच विद 1। तो ये सभी में सेम है। देन है टायरोसिन जो है वो आइसोकिनोलिन अल्कलॉइड्स से। देन ऑप्शन बी भी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। देन लाइसिन जो है वो पाइप्रिडीन अल्कलॉइड। सो डी जो है 4 से, सो दिस विल एलिमिनेट। एंड एंथरनेलिक एसिड किनोलिन अल्कलॉइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज़ परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो रहता है डिप्थेरिया की कंफर्मेशन के लिए? सो डिप्थेरिया के लिए आपका टेस्ट रहता है शिक टेस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और टेस्ट डिप्थेरिया के लिए रहता है, वो आपका टेस्ट रहता है एलेक टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट इसमें आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखने हैं डिप्थेरिया के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेंटॉक्स टेस्ट की, तो मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट रहता है। इट इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो भी आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट रहता है। द नेक्स्ट है लेप्रोमिन टेस्ट। सो लेप्रोमिन टेस्ट जो है वो आपका लेप्रोसी के लिए टेस्ट रहता है। लेप्रोसी के लिए टेस्ट कौन सा है? लेप्रोमिन टेस्ट। देन है डिक टेस्ट। सो डिक टेस्ट जो है वो आपका स्कारलेट फीवर के लिए रहता है। इट इज़ फॉर स्कारलेट फीवर। इसके अलावा अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करूं, तो इसमें आपका बिडाल टेस्ट आता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। तो विडाल टेस्ट जो है वो आपका टाइफॉइड के लिए रहता है। टाइफॉइड के लिए आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहेगा विडाल टेस्ट। देन अगर मैं बात करूँ सिफिल्स के लिए, तो सिफिल्स के लिए BDRL टेस्ट रहता है, वेनरियल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। देन इसी में आपका काहन्स टेस्ट रहेगा, काहन्स टेस्ट आपका सिफिल्स के लिए होता है। एंड वासरमैन टेस्ट, जो है ये भी आपका सिफिल्स के लिए रहता है। देन इसके अलावा एक डिजीज़ आती है आपकी ब्रूसेलोसिस। सो ब्रूसेलोसिस के लिए कूम्स टेस्ट रहता है। कूम्स टेस्ट इज़ फॉर ब्रूसेलोसिस। देन बात करूँ रिमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो इसके लिए रोज़ वाटर टेस्ट जो है, वो आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इसके अलावा एड्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो कि आपका रहता है एलिसास टेस्ट। इसके अलावा इसमें कार्पस टेस्ट भी रहता है, कार्पस टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसमें रहता है, रिवर्स इम्यूनोब्लो टेस्ट ही रहता है। सो ये कुछ टेस्ट है, मोस्टली जो है वो एलिसा टेस्ट के ऊपर इसमें क्वेश्चन बनता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट इन शैम्पूज़। शैम्पूज़ में एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट इसमें से कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका जिंक अनडिसैलिनेट, कैडमियम सल्फाइड एंड सेलेनियम सल्फाइड, ये तीनों आपके एंटी डैंड्रफ एजेंट्स होते हैं, जबकि जिंक पाइरुवेट इज़ नॉट यूज्ड एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट इन शैम्पूज़। अब इन तीन के अलावा और भी काफ़ी सारे एंटी डैंड्रफ एजेंट्स हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं शैम्पूज़ में, जिसमें मैं बात कर सकता हूँ सल्फ़र की। सल्फ़र भी आपका एंटी डैंड्रफ एजेंट है। सेलिसाइलेट्स आपके एंटी डैंड्रफ एजेंट्स होते हैं। रिसोर्सिनॉल is also anti-dandruff agent. Then chlorhexidine is also anti-dandruff agent. Then बिथियोनोल भी आपका एंटी डैंड्रफ एजेंट है। इसके अलावा हेक्साक्लोरोफीन इज ऑल्सो एंटी डैंड्रफ एजेंट। एंड पैराक्लोरोमेटाजाइलिनोल, सो ये भी आपका एंटी डैंड्रफ एजेंट है। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंटी डैंड्रफ एजेंट हैं, सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अलावा शैम्पूज़ में अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो शैम्पूज़ में कंडीशनिंग एजेंट भी होता है, ठीक है, इसमें कंडीशनिंग एजेंट्स भी होते हैं, जिसमें आपके सेकेंडरी डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। सेकेंडरी डिटर्जेंट्स आपके कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं। फैटी मटेरियल्स जैसे कि लैनोलिन हो गया या फिर मिनरल ऑयल्स हो गए। इसके अलावा इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं एज एन कंडीशनिंग एजेंट, जिसमें कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, या एग्स का यूज़ भी आपका किया जाता है एज एन कंडीशनिंग एजेंट। इसके अलावा पॉलीमेरिक मटेरियल, जो आपके पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं जैसे कि PVP हो गया, सो PVP ये भी आपका एज ए कंडीशनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। देन इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है आपका पियर्सेंट एजेंट, ठीक है, इसमें पियर्सेंट एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके शाइनी अपीयरेंस देते हैं हेयर्स को। तो इसमें आपका गुआनिन का यूज़ होता है, डोडेसिल अमोनियम का यूज़ किया जाता है, एंड मॉन्ट मोरिलो नाइट इसका यूज़ किया जाता है एज अ पियर्सेंट एजेंट। इसके अलावा सिक्वेस्ट्रेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल आता है EDTA। एंड सबरल इसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स इसमें यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स इसमें यूज़ होते हैं, कलर्स, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपके शैम्पूज़ में यूज़ किए जाते हैं।
इसके अलावा इसमें इवैल्यूएशन टेस्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इवैल्यूएशन टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं शैम्पूज़ के ऊपर? तो एक इवैल्यूएशन टेस्ट होता है इसमें फॉर्म एंड फॉर्म स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर्म स्टेबिलिटी टेस्ट इसमें रहता है। डिटर्जेंसी एंड क्लीनिंग एक्शन एक इवैल्यूएशन टेस्ट रहता है। वेटिंग एक्शन इसमें इवैल्यूएशन टेस्ट रहता है। कंडीशनिंग एक्शंस इज़ वन ऑफ द टेस्ट, इवैल्यूएशन टेस्ट। इसके अलावा इसमें इरिटेशन के लिए भी टेस्ट किया जाता है, इरिटेशन टू आइज़, ठीक है, इरिटेशन टू आइज़, पीएच, फ्रेग्रेंस, विस्कोसिटी, इफ़ेक्ट इन हार्ड वाटर में इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है, देन सोप और डिटर्जेंट कंटेंट। सो ये सारे के सारे इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं आपके शैम्पूज़ के लिए। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज कोल्ड क्रीम्स आर, तो कोल्ड क्रीम्स क्या है? तो कोल्ड क्रीम्स आपकी बेसिकली बोरेक्स क्रीम्स होती हैं। किस टाइप की? वाटर इन ऑयल टाइप बोरेक्स क्रीम्स होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब जो आपकी बोरेक्स क्रीम या कोल्ड क्रीम है, ये आपकी प्रिपेयर होती है, कहाँ से प्रिपेयर होती है? ये मोनोवेलेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोनोवेलेंट सोप इमल्जेंट, ठीक है, मोनोवेलेंट सोप इमल्जेंट से ये प्रिपेयर होती हैं। अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि इनिशियली जो है वो आपकी कोल्ड क्रीम या बोरेक्स क्रीम जो है वो ऑयल इन वाटर टाइप होती है, ठीक है, इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप। बट जब इसको स्किन के ऊपर रब किया जाता है, ठीक है, स्किन के ऊपर रब किया जाता है, तो स्किन के ऊपर रब करने के बाद ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वाटर इन ऑयल टाइप में, ठीक है, क्योंकि जो भी वाटर है, वाटर की इवेपोरेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर इन ऑयल टाइप क्रीम में। सो अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कोल्ड क्रीम या बोरेक्स सोप जो है वो आपका क्या बिफ़ोर रबिंग किस टाइप का रहता है, किस टाइप की इमल्शंस होती हैं? तो ये आपकी इनिशियली बिफ़ोर रबिंग ऑयल एंड वाटर टाइप रहती हैं, बट फाइनल जो है वो इनका वाटर ऑयल एंड वाटर टाइप रहता है। सो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। अभी टाइप्स ऑफ क्रीम के बारे में देखें तो बेसिकली दो टाइप्स की क्रीम पहले भी हमने स्टडी की है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। सो जो आपकी ऑयल इन वाटर है इसमें आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, वाटर इन ऑयल में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा। अब जो आपकी वाटर इन ऑयल रहती हैं, ठीक है, वाटर इन ऑयल हैं, ये आपकी मेनली एक्सटर्नल यूज़ के लिए रहती हैं। एंड इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? तो इसमें आपका कोल्ड क्रीम्स आ जाएंगी, ठीक, कोल्ड क्रीम्स आ जाती हैं, क्लींजिंग क्रीम आ जाती हैं एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं ऑयल इन वाटर टाइप की, तो इसको इंटरनली भी यूज़ किया जा सकता है एंड एक्सटर्नली भी यूज़ किया जाता है। इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है मिल्क, देन इसमें आपकी वेनिशिंग क्रीम आ जाती है एंड शेविंग क्रीम आ जाती है। तो ये एग्जांपल इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो आपकी जेलेटिन मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिवनेस की मेज़रमेंट को कहा जाता है ब्लूम। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बेसिकली मेज़र की जाती है, ये आपकी बेसिकली जेल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जेलेटिन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, जेलेटिन में जो जेल की स्ट्रेंथ है वो आपकी होती है ब्लूम स्ट्रेंथ। इसको किससे मेज़र किया जाता है? तो इसको जेलोमीटर से मेज़र किया जाता है। तो जो भी आपके जेलेटिन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जेलेटिन मॉलिक्यूल्स में जो क्रॉस लिंकिंग है, क्रॉस लिंक जेलेटिन मॉलिक्यूल है, उनकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो रहती है। इसकी वैल्यू के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसकी वैल्यू 150 से लेकर के 250 ग्राम्स तक रहती है, ठीक है, ये इसकी रेंज रहती है। इसके अलावा जेलेटिन
के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। सो इसमें आपको बेसिकली दो मेन टाइप ए जेलेटिन एंड टाइप बी जेलेटिन, दो टाइप्स इसमें रहते हैं, दोनों के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले बात करते हैं टाइप ए जेलेटिन की। तो टाइप ए जेलेटिन जो है वो आपका एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से डिराइव होता है। इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन बनता है। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है वो रहता है 9.0 एंड टाइप ए जेलेटिन ऑब्टेन होता है आपका पॉर्क स्किन से। किससे ऑब्टेन होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पॉर्क स्किन। देन बात करें दूसरे टाइप की, दैट इज़ टाइप बी जेलेटिन। तो टाइप बी जेलेटिन जो है वो आपका अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से डिराइव होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है pH 4.7 पे एंड ये आपका ऑब्टेन होता है फ्रॉम द बोन से ये ऑब्टेन होता है और ये शेल में टफनेस प्रोवाइड करता है। जबकि अगर मैं टाइप ए जेलेटिन की बात करूं तो टाइप ए जेलेटिन जो है वो आपका इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है शेल में, जबकि टाइप बी जो है वो आपका टफनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है दैट इज़ एसिड बॉन्ड टाइप। ठीक है, एसिड बॉन्ड जेलेटिन। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है वो आपका रहता है 5.5 से लेकर के 6.0 तक। ठीक है, सो ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच रहता है। अब जेलेटिन में आयरन कंटेंट, वाटर या मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो आयरन कंटेंट जो है वो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं आयरन कंटेंट। तो आयरन कंटेंट जो है वो लेस देन 15 पार्ट्स पर मिलियन रहता है, 15 ppm से कम रहेगा। जबकि यहीं पे अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूं या फिर मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं तो ये आपका रहता है 12 से लेकर के 15% तक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये बात होगी आपकी जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बारे में, जेलेटिन के बारे में। ठीक है, जहाँ जो जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स 2 इज़ अबाउट। सो अपेंडिक्स 2 जो है वो किस बारे में रहती है? सो अपेंडिक्स 2 आपकी जो है वो रहती है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। जो भी क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स हैं उनकी सबमिशन के लिए क्या फॉर्मेट रहता है, वो किस में दिया रहता है? वो आपका अपेंडिक्स 2 में दिया रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें टोटल 6 अपेंडिसेस रहती हैं। ठीक है, टोटल 6 अपेंडिक्स इसमें रहेंगी। इन 6 अपेंडिक्स में क्या क्या रहता है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले आती है आपकी अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में क्या रहता है? तो इसमें जो भी आपका डाटा रिक्वायर्ड रहता है सबमिट करने के लिए विद एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू मार्केट ए न्यू ड्रग। ठीक है, किसी भी न्यू ड्रग को मार्केट करने के लिए जो भी आपका परमिशन चाहिए होती हैं, उसके लिए जो भी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती हैं, उस केस में क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में रहेगी? वो आपकी अपेंडिक्स 1 में रहेगी। देन दूसरी आती है आपकी अपेंडिक्स 2 जो कि आपकी फॉर्मेट कंटेन करती है फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। थर्ड आपकी आती है अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 किस बारे में रहती है? तो इसमें एनिमल टॉक्सिसिटी रिक्वायरमेंट के बारे में ये रहती है। एनिमल टॉक्सिसिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपकी रहती है अपेंडिक्स 3। देन रहती है आपकी अपेंडिक्स 4। अपेंडिक्स 4 किस लिए रहती है? तो इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़, जो यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका रहता है अपेंडिक्स 4 में। देन आता है अपेंडिक्स 5। तो अपेंडिक्स 5 जो है वो आपका पेशेंट कंसेंट फॉर्म के रिगार्डिंग रहती है और पार्टिसिपेशन इन अ फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, दैट इज़ इन ऑप्शन बी। तो ये आपका रहता है अपेंडिक्स 5। देन लास्ट अपेंडिक्स जो है दैट इज़ अपेंडिक्स 6।
अपेंडिक्स 6 किस बारे में रहती है? सो इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के एंड उनका डाटा रिक्वायरमेंट, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। सो ये आपका रहता है अपेंडिक्स 6 में। सो ये 6 अपेंडिक्स है, 6 के बारे में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 हमने डिस्कस कर ली। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन फॉलोज। तो एडिशन रिएक्शन में जो ओरिएंटेशन होती है वो आपकी फॉलो करती है मार्कोवनिकोव रूल को। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर एडिशन रिएक्शन की जगह पे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाएगी, इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन की, सो जो ओरिएंटेशन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की वो फॉलो करती है सेट्ज़फ रूल को। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में सेट्ज़फ रूल हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन के केस में मार्कोवनिकोव रूल हो जाएगा। अब इसमें एक देखते हैं मार्कोवनिकोव रूल के बारे में कि मार्कोवनिकोव रूल क्या है। तो मार्कोवनिकोव रूल जो है वो आपका बेसिकली ये कहता है कि लाइक कोई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब भी इस कंपाउंड में एसिडिक रिएजेंट को ऐड किया जाएगा, ठीक है, एसिडिक रिएजेंट को ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हटेगी। तो डबल बॉन्ड हटने पे आइदर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे आएगा। तो ये कैसे डिपेंड होगा कि किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो मार्कोवनिकोव के रूल के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे रहेगा जहाँ पर आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। अब इसको एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। लाइक ये कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये कंपाउंड है। अब ये वाली मोइटी हमें यहाँ पे मिल गई जो हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंगली रहेगी। तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, आइदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सिर्फ इस मोइटी को देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव होगी, दैट मीन्स इसमें आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिस कंपाउंड विल बिकम CH2 एंड नेक्स्ट जो है वो भी आपका रहेगा CH2 एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स ये आपका बन गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दूसरा आपका बन सकता है यहाँ पे CH सिंगल हाइड्रोजन रहेगा एंड यहाँ पे CH3 कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका रहेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें रूल के अकॉर्डिंगली कौन सा कार्बोकेटाइन बनना ज़्यादा इजी रहेगा, तो इसमें आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस कंपाउंड पे आएगा जिसके ऊपर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। लाइक आपका ये कंपाउंड है, इसमें सिर्फ कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है CH में। CH2 में आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द कार्बन एटम पे, एंड जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से। सो इसमें यही आपको याद रखना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास से जाए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको एक और हाइड्रोजन एडिशनली मिल जाएगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज रेनॉल्ड्स नंबर डिनोटेड एज RE फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉर फ्लूइड इज। तो रेनॉल्ड्स नंबर स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कितना रहता है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर लेस देन 0.2 रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सो आप लेस देन 0.2 बोल सकते हैं या 2000 से कम जो है वो कह सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को। तो ये बेसिकली रेनॉल्ड नंबर यूज़ किया जाता है फ्लो डिटर्मिनेशन के टाइप एंड उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है, फ्लो डिटर्मिनेशन के टाइप को मेज़र करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ किया जाता है। अब अगर ये बेसिकली अगर मैं 0.2 की टर्म्स में बात करूँ या 2000 की टर्म्स में बात करूँ, तो अगर 2000 से कम रहेगा दैट इज़ 0.2 से कम रहेगा,
सो ये आपका रहेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर लेमिनार फ्लो भी इसे कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेमिनार फ्लो, या फिर विस्कस फ्लो। ठीक है, आपको क्वेश्चन 0 पॉइंट इस फॉर्म में भी आ सकता है, 2000 की फॉर्म में भी आ सकता है। एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर जो है वो आपका डायमेंशनलेस नंबर है, एंड इसमें जो आपका फॉर्मूला रहता है रेनॉल्ड्स नंबर, वो आपका रहता है डी मल्टीप्लाई बाई यू मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब डी क्या है, डी आपका डायमीटर होता है पाइप का, ठीक है, पाइप का डायमीटर है। एंड यू क्या है, यू आपकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, सो ये आपका सिंपल फार्मूला रहता है रेनॉल्ड नंबर का। 3 आपको मेन इसमें वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर 2000 से कम है सो इट विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो, विस्कस फ्लो और लेमिनार फ्लो। अगर 4000 से ज़्यादा है देन इट विल बी टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, एंड अगर 2000 से लेकर के 4000 के बीच में है तो ये टर्बुलेंट भी हो सकता है, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी टाइप का फ्लो जो है वो ये हो सकता है। तो यही इसमें 3 स्टेटमेंट इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So question is myroxylin valsamum is the official source of, myroxylin valsamum जो है वो किसका ऑफिशियल सोर्स है? सो इट इज़ द ऑफिशियल सोर्स ऑफ वाल्सम ऑफ तोलू या तोलू वाल्सम। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो तोलू वाल्सम को रेजिन तोलू भी कहा जाता है, या फिर ओपो वाल्सम भी कहा जाता है। देन इसके बाद इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो इसमें बॉटेनिकल सोर्स होता है माइरोक्साइलिन वेल्समम। कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये स्टेम इंसीजन से ऑब्टेन होता है। स्टेम पे इंसीजन लगाएंगे सो आपका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा आपका तोलू वाल्सम। इसकी फैमिली की बात करूँ तो फैमिली इसकी होती है पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी इज़ द फैमिली ऑफ तोलू वाल्सम। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो इसमें आपका 80% रेजिन रहता है। इट कंटेन्स 80% रेजिन, जो कि आपका रेजिन अल्कोहल का मिक्सचर होता है। किसका? रेजिन अल्कोहल का मिक्सचर होता है, जिसमें आपका सिनेमिक एसिड क्या रहता है? इसमें सिनेमिक एसिड रहता है एंड बेंजोइक एसिड। सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड रहता है, एंड इसमें अराउंड 30 से लेकर के 35% तक टोटल बाल्समिक एसिड रहता है। ठीक है, टोटल बाल्समिक एसिड 30 to 35% रहता है। अदर इसमें एरोमेटिक एसिड्स रहते हैं, बेंजाइल बेंजोएट रहता है, एंड बेंजाइल सिनामेट रहता है, बेनिलिन भी इसमें रहता है, स्टाइरीन इसमें रहता है, एंड यूजिनोल। तो ये डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट है। वहीं पे इसके यूजेस की बात करूं तो वाल्सम तोलू वाल्सम जो है वो आपका यूज़ होता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट। इट इज़ यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट, इट इज़ यूज एज एन स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है, एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, एंड कफ मिक्सचर्स में भी एज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह ये यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अडल्ट्रेंट के ऊपर। ठीक है, इसके अडल्ट्रेंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो तोलू वाल्सम का जो अडल्ट्रेंट है दैट इज़ कोलोफोनी। कोलोफोनी इज़ द अडल्ट्रेंट ऑफ तोलू वाल्सम। सो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।